हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे 11 जुलाई 2021 वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, पीजीटी DSSB पीजीटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक क्लास हम कल ले चुके हैं। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद आप कल वाली क्लास को ज़रूर देखें। उसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आज हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो सकते हैं परीक्षा एप्लीकेशन पे, जिस पे टोटल 15 मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं और जिनका प्राइस है 299 रुपीज़। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए अगर आप कोड यूज़ करते हैं UGC50 तो 299 के 15 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 149 रुपीज़ में। तो जो उनके फ्री डेमो मॉक टेस्ट हैं आप पहले उनको लगा के देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से यही बेनिफिट होता है कि जो भी स्टूडेंट्स अपनी एक्यूरेसी चाहते हैं कि एग्ज़ाम में एक्यूरेट आएँ, उनका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी पीजीटी के एग्ज़ाम में बताया कि उनका पेपर छूट गया। तो जब तक आप एक बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको टाइम मैनेज करना नहीं आ पाता है। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। आप पे डिपेंड करता है आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या फिर नहीं। सो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप प्रीवियस क्लास आप सभी स्टूडेंट्स ने देखी होगी। सो कल हमने 60 के अराउंड क्वेश्चंस किए थे। इससे फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कल हमने डिस्कस कर लिया था, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर वाला। ठीक है, सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवेंट क्यू इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर इवेंट क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? जैसा इसका नेम है क्यू, इवेंट क्यू यानी कि मेक अ सीक्वेंस इन विच इवेंट इज़ एग्जीक्यूटेड। बेसिकली एक सीक्वेंस बनाती है कि किस सीक्वेंस में वो इवेंट्स एग्जीक्यूट होने हैं। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर पूछा है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। अब यहाँ पे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है। ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ log n base 2, ऑर्डर ऑफ n log n base 2, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो जब हम बिग ओ की नोटेशन में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश करते हैं अगर हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है इन टर्म्स ऑफ बिग ओ, या फिर आप कह सकते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस के अकॉर्डिंग जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी टर्म छोटी है कौन सी बड़ी है तो वहाँ पे आपको n जो भी दिया है वो हमेशा लार्जेस्ट नंबर लेना है। n हमेशा लार्जेस्ट नंबर लेना है, यानी कि 2 की पावर 64, 2 की पावर समथिंग, इस तरीके से। ठीक है, और जो नंबर होगा वो बेसिकली आप अगर 2 की पावर में लेते हैं तो आपके लिए कैलकुलेट करना इजी रहेगा। लेकिन ये जो टर्म्स दी हुई हैं बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं और आप सभी को इनका पता है। सबसे छोटी टर्म कौन सी है? ऑर्डर ऑफ n से छोटी कौन सी है? ऑर्डर ऑफ log n base 2। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n, सपोज ऑर्डर ऑफ n है हमारा 4, तो ऑर्डर ऑफ log n base 2 क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ 2। तो ऑर्डर ऑफ log n हमारी सबसे छोटी टर्म है। उसके बाद उससे बड़ी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n से बड़ी ऑर्डर ऑफ n log n। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ 2 raised to power n और ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है? ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है?
सो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर n की, तो जो ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर n है वो हमारी बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर 2 रेज टू पावर n हमारी लार्जेस्ट टर्म है। सो 4th नंबर पे आएगा ये और 5th नंबर पे आएगा ये। सपोज फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर क्या है, सपोज n की वैल्यू लेते हैं 2 की पावर 6 स्क्वायर, इधर लिया ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 6, n की जगह पे क्या लिया है हमने, n की जगह पे क्या लिया है 2 की पावर 6, n की जगह पे क्या वैल्यू ली है 2 की पावर 6। तो अभी इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कैसे हम कंपेयर करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी असिम्प्टोटिक नोटेशन को। तो 2 की पावर 6 रेज टू पावर 2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 6 रेज टू पावर 2 यानी कि 36। इधर से हमें क्या मिलेगा 2 रेज टू पावर यानी कि 2 रेज टू पावर 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो ये हमारा कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर है, और ये कौन सा था 2 की पावर n, और दिस इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हमारा छोटा है 2 की पावर n से। तो ऑप्शन ए वाली जो सीक्वेंस है वही हमारी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider n cross n tridiagonal sparse matrix A. Suppose we want to store sparse A in a one dimension array. What is the index of ijth element of A in one dimension array? So सबसे पहले आपको n क्रॉस n ट्राई स्पार्स मैट्रिक्स को जानने की ज़रूरत है कि वो मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है। स्पार्स मैट्रिक्स हम किन्हें कहते हैं, जिनके अंदर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स कैसे हों, 0 हों। ठीक है, तो उसके बेसिस पे n क्रॉस n आपको एक स्पार्स मैट्रिक्स जनरेट करनी होगी। देन उसमें वन डायमेंशन एरे की हेल्प से बेसिकली स्पार्स मैट्रिक्स को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एरे रिप्रेजेंटेशन से, लिंक रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पे एरे दिया है तो उसके बेसिस पे आप इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको इंडेक्स की वैल्यू 2i + j + 2 मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 70, 50, 10, 80, 30, 60, 100, 90, 40, 20 आर इंसर्टेड इन गिवन ऑर्डर टू द बाइनरी सर्च ट्री। कौन सा ट्री दिया है, BST। व्हाट इज़ द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस। एक क्वेश्चन यहाँ से TGT में कोई भी एग्ज़ाम हो BST से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो रिजल्टेंट बाइनरी सर्च ट्री क्या के अंदर हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस जो है वो क्या होने वाली है। जब भी आपको बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस दे और कुछ सीक्वेंस दे रखी हो इस तरीके से जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ नोड्स इंसर्ट करने के लिए हो, तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा इन ऑर्डर होगा BST के अंदर, जो इन ऑर्डर होगा वो हमेशा किस में होगा, असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन में है, 100, 70, 10, 20, 30, 10, 30, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो जो भी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस होगी उसका बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इन ऑर्डर हमारा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ये शॉर्टकट है, आपको इस को याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज तो आप पहले बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे देन आप उसका इन ऑर्डर निकालेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर अगर आप ये प्रोग्राम लिखते हैं तो आउटपुट क्या आएगी। ये जो हमारा सिंबल होता है, ये सिंबल बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्लोर डिवीज़न के लिए, फ्लोर डिवीज़न के लिए। फ्लोर डिवीज़न यानी कि जहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यू किया जाए नीचे वाले वैल्यू के साथ, यानी कि डिवाइड करना है। फ्लोर डिवीज़न है 125 को डिवाइड करेंगे 13 से, क्या मिलेगा 9.61, और अगर फ्लोर करते हैं तो आप 9 ही लिखेंगे, अगर सीलिंग होता तो आप 10 लिखते। ठीक है, तो 9 आंसर आएगा फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बैलेंस फैक्टर ऑफ एन AVL ट्री। AVL ट्री का बैलेंस फैक्टर क्या रहता है, बैलेंस फैक्टर की हमारी रेंज रहती है 0, 1, -1, ये 3 ही वैल्यू रहती हैं बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर निकालते कैसे हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री,
हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 से कम होगा या फिर 1 के इक्वल होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो इन सर्कुलर क्यू. सर्कुलर क्यू के अंदर ओवरफ्लो की कंडीशन कब होती है, यानी कि जब पूरी की पूरी क्यू फिल हो चुकी है तो फ्रंट एंड कहाँ पे होगा, 1 पे, रियर एंड n पे. तो कंडीशन ट्रू होगी. हाँ, ओवरफ्लो यानी कि स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक की सारी वैल्यूज़, सारी की सारी डेटा आइटम्स फिल हो चुकी हैं अगर फ्रंट 1 है और रियर n है. फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, फ्रंट किसके इक्वल है, रियर प्लस 1 के, तो भी ओवरफ्लो होगा. तो दोनों ही कंडीशन हमारी ओवरफ्लो के लिए हैं सर्कुलर क्यू में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड इन पाइथन लैंग्वेज. स्ट्रिंग 1 ऑल द बेस्ट, स्ट्रिंग 1 -3. अब -3 दिया है तो आप इधर से थर्ड करेक्टर आपका कौन सा होगा, TSE. सो E विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन लैंग्वेज. पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. वैल्यूज ऑफ एवरी वेरिएबल कैन बी चेंज्ड वंस ए वेरिएबल हैज़ बीन क्रिएटेड एंड असाइंड वैल्यू. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है. असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल एंड असाइन वैल्यूज. ठीक है, इसमें कौन सा पूछा था, कौन से ट्रू नहीं है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इन सिक्वेंशियल सर्च टू फाइंड एन एलिमेंट. जब भी हम सर्चिंग करते हैं, सिक्वेंशियल सर्चिंग, जब भी हम सिक्वेंशियल सर्च करते हैं और हमें बताना होता है एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन, तो एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके आते हैं n+1/2, n+1/2. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5. सपोज हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे 1 टाइम, सेकेंड एलिमेंट को 2 बार, थर्ड को 3 बार, फोर्थ को 4 टाइम्स एंड फिफ्थ को 5 टाइम्स, एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे 5. और ये हमें क्या मिलेगा, 5 + 4 + 3 + 2 15/5 यानी कि 3. तो 3 किस फॉर्म से आ सकता है, इनकी वैल्यू है सपोज 5 + 1 / 2 6/2 = 3. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज बिलोंग टू विच डेटा टाइप. किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है, स्टूडेंट, करली ब्रेसेस, देन की वैल्यू एंड पेयर वैल्यू, की एंड वैल्यू. तो वो हमारा कौन सा डेटा टाइप है, दैट इज डिक्शनरी डेटा टाइप. डिक्शनरी डेटा टाइप बेसिकली यूज़ किए जाते हैं टू स्टोर डेटा वैल्यू इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के काम आता है हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप. ठीक है, और जो हमारे पाइथन वर्जन 3.7 है, पाइथन वर्जन 3.7 है, उसमें डिक्शनरीज जो हैं वो कैसी होती हैं, ऑर्डर्ड फैशन में होती हैं. लेकिन पाइथन वर्जन 3.6 या फिर उससे प्रीवियस वर्जन्स में डिक्शनरी कैसी होती थी, अनऑर्डर्ड होती थी. तो ये दोनों पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं. उसके साथ ही इनको किसमें, कौन सी ब्रैकेट में एनक्लोज किया जाता है, डिक्शनरी डेटा टाइप को करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में एनक्लोज किया जाता है. ठीक है, और अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो उस वैल्यू को आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स में असाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्लीट बाइनरी ट्री हैव n लीफ नोड, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स विद डिग्री ऑफ 2 इन ए ट्री. ट्री कौन सा दिया है, CBT, कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है, जिसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे उनके हर एक लेवल फुल होगा एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल. और अगर लास्ट लेवल फुल नहीं है तो वो भी किधर से फुल होगा, अगर लास्ट लेवल पे कोई ना कोई नंबर ऑफ नोड्स हैं तो वो किधर होंगे, एज लेफ्ट एज पॉसिबल. ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से. तो यहाँ पे अगर हमारे पास n लीफ नोड हैं, लीफ नोड कितने हैं, n, सपोज 1 2, n की वैल्यू क्या है 2.
तो हमें बताना है 2 डिग्री वाले कितने नोड्स हैं। तो यहाँ पे 2 डिग्री वाला तो एक ही नोड है जिसको आप लिख सकते हैं n-1। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसको याद भी रख सकते हैं। और मैंने बता रखा है एग्जाम्पल लेके वहीं पे ट्री जनरेट करो जल्दी से और पुट करना शुरू कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वही आपका राइट आंसर होगा। हाउ मैनी डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 6 डिफरेंट नोड। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपके पास 6 डिफरेंट नोड्स हैं तो उस 6 डिफरेंट नोड से आप कितने बाइनरी सर्च ट्री जनरेट कर सकते हैं, तो वो कितने कर सकते हैं आप यूजिंग कैटलन नंबर। कैटलन नंबर हमारा क्या होता है, यूजिंग कैटलन नंबर 2n/cn डिवाइड बाई n+1। n क्या है यहाँ पे 6, n क्या है 6, 12c6 डिवाइड बाई 7। जब आप इसको ओपन करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1/7। 7 से 7 कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 2 इंटू 11 इंटू 3 2 ज़ा 6। आपको टोटल नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कितने मिलेंगे 132, अगर आपके पास 6 डिफरेंट नोड्स हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। कंसिडर एन एरे दिया हुआ है, बेस एड्रेस भी दिया है, एरे दिया है, साथ में बेस एड्रेस भी दिया है। आपको बताना है साइज ऑफ ईच एलिमेंट भी दिया है, वर्ड पर मेमोरी सेल। व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ 5 - 1 8 इन रो मेजर ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन एरे है और 3 डायमेंशन एरे के अंदर अगर हम रो मेजर ऑर्डर निकालते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लें, देन आप वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना। AI AJ AK, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होती हैं। AI JK बेस एड्रेस प्लस I - LB1 लोअर बाउंड 1 इंटू N इंटू L इंटू N इंटू L। NL क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे एरे में, M इंटू N इंटू L। M क्या है, अपर बाउंड माइनस अपर बाउंड 1 माइनस लोअर बाउंड 1 प्लस 1। N क्या होगा, अपर बाउंड 2 माइनस लोअर बाउंड 2 प्लस 1। L क्या होगा, अपर बाउंड 3 माइनस लोअर बाउंड 3 प्लस 1। मल्टीप्लाई करना है NL से प्लस J माइनस LB2 लोअर बाउंड 2, मल्टीप्लाई करेंगे L से प्लस K माइनस LB3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे W क्या होता है हमारा साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। और ये A क्या दिया है, बेस एड्रेस। तो ये सारी वैल्यूज़ आप फिल करके और आप आंसर निकाल सकते हैं, मैच कर लेना कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन गिवन लिस्ट। तो स्टार्ट के नेक्स्ट की इंफॉर्मेशन हमें बतानी है। 125 का नेक्स्ट, 140 का नेक्स्ट, 128 और इसके 120 नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला नोड, और इसकी इंफॉर्मेशन क्या है 128। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर अ शॉर्टेड एरे है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 6 times 0। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू फाइंड लोकेशन एन आइटम यूजिंग बाइनरी सर्च। अगर आप बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं तो उस केस में आप टोटल कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन कर पाते हैं, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं log base 2n। n की वैल्यू क्या है, log 1 6 times 0 base 2। तो ये हमारा इक्विवेलेंट होता है 19.93 और 19.93 इज इक्विवेलेंट टू 20। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डिवीजन मेथड h of k इक्वल टू k mod m हमें बतानी है एट विच पोजीशन 177 197 की वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन हैश टेबल व्हेन द साइज ऑफ हैश टेबल इज़ 57। अगर साइज ऑफ हैश टेबल क्या है 57, तो की फर्स्ट की कौन सी है 177 मोड 57।
तो मोड करेंगे जब हम तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा 6 और 197 मोड 57 अगर हम करते हैं तो हमें मोड की वैल्यू क्या मिलेगी, रिमाइंडर 26। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करके देख सकते हैं खुद से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड इन पाइथन लैंग्वेज फॉर नंबर इन रेंज 3 तक की रेंज इफ नंबर ग्रेटर देन 0, यानी कि नंबर ग्रेटर देन 0 1 into 100, 2 into 100 एंड 3 into 100। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 100, 200, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इवेंट किससे मैच होगा, इवेंट दैट इज यूजर इंटरेक्शन, इवेंट लिसनर परफॉर्म सेड इवेंट, इवेंट हैंडलर, इवेंट मॉनिटर्ड बाय कोड। तो आप मैच कर सकते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ गिवन कोड, इस कोड की आउटपुट क्या होगी, इसके अंदर एक एक वैल्यू को ए की वैल्यू 3 है उसको एड्रेस दे के उन सभी की वैल्यूज़ को आपको काउंट, जब आप काउंट करेंगे तो लास्ट में आपको 12 आंसर मिलेगा। 2 into 3 + 3 दैट इज 6 और 6 into 2 12। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन C++। C++ के अंदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अगर हम बात करें स्टैटिक मेंबर फंक्शन, इट कैन एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर्ड इन सेम क्लास। तो जी हाँ करेक्ट है। इट कैन नॉट कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, जी नहीं, क्लास नेम के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। एक ही स्टेटमेंट, ऑप्शन 1 ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम कब कॉल कर पाते हैं, इवन इफ जब नो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एग्जिस्ट, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ना करता हो एंड स्टैटिक फंक्शन कैसे हो, एग्जिस्ट किए जाते हो यूजिंग ओनली 1 क्लास एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल एंड एसोसिएटिविटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन C++। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, दिस वन, और इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 इक्वल टू राइट टू लेफ्ट। डबल इक्वल टू कौन सा होता है हमारा, इक्वलिटी ऑपरेटर, और इसकी एसोसिएटिविटी तो लेफ्ट टू राइट ही रहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट इन C++ मेंबर ऑफ अ क्लास आर। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का मेंबर हमेशा प्राइवेट रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर का मेंबर पब्लिक होता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर मेंबर पब्लिक होगा, क्लास मेंबर प्राइवेट होगा। और क्लास और स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करके, क्लास और स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करके आप इक्विवेलेंट क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरराइडिंग। Overriding is matched with the ability to change the definition of an inherited method. Overloading allow a function or operator to be given more than one definition. Destructor is a function that is called to deallocate memory. Destructor को इस तरीके से टिल्ड ऑपरेटर के थ्रू डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफाइड बाय फंक्शन प्रोटोटाइप इन C++। C++ के अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टर्नरी ऑपरेटर इन C++। टर्नरी ऑपरेटर के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। सो टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, करेक्ट है। इट इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, जी हाँ। सिंबल क्या रहता है टर्नरी ऑपरेटर का, दिस वन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट सॉल्व एग्जीक्यूट हो गया, अदरवाइज सेकंड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन इट, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट पूछा था तो यही आंसर करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वे मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम इज यूज टू शॉर्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट्स आफ्टर सेकंड पास ऑफ मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट के सेकंड पास के बाद हमें क्या वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, तो सीक्वेंस क्या है, 200, 470, 150, 80, 90, 40, 400, 300, 120, 70। सपोज़ ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हमें मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ करना है
टू वे मर्ज सॉर्ट, ठीक है, टू वे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ करना है हमें। ये सारे डेटा आइटम्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। मैंने इनको ब्रैकेट्स में मैंने इसको एरे की फॉर्म में, सॉरी दोबारा लिखती हूँ भाई, क्या क्या डेटा वैल्यूज़ हैं, 200, 470, 150, 80, 90, 40, 400, 300, 120 एंड 70। टू वे मर्ज शॉर्ट कर रहे हैं तो आप, अगर आप टू वे मर्ज शॉर्ट कर रहे हैं, आपको बताना है आफ्टर सेकंड पास, सेकंड पास के बाद आपकी सीक्वेंस क्या रहेगी मर्ज शॉर्ट एल्गोरिदम की। तो यानी कि टू वे मर्ज शॉर्ट आप दो दो आइटम्स को शॉर्ट करेंगे, 200, 470, देन इन दो डेटा आइटम्स को शॉर्ट करेंगे 80, 150, देन नेक्स्ट डेटा आइटम 40, 90 एंड नेक्स्ट डेटा आइटम 300, 400 एंड नेक्स्ट वन इज 70, 120। ये हो गया हमारा फर्स्ट पास। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट पास। सेकंड पास आते हैं, सेकंड पास पे फिर अब हम इन दो को मर्ज करेंगे, और ये अकेला है तो ये डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगा। इनको जब हम मर्ज करेंगे 80, 150, 200, 470, मर्ज करते टाइम हमें साथ में शॉर्ट भी करना है उस डेटा आइटम को, 40, 90, 300, 400 और इधर आएगा 70, 120। तो आपको रिजल्टेंट में क्या मिल रहा है, 80, 150, 200, 80, 150, 200, 470, 40, 90, 300, 400, 70 एंड 120। तो कौन सी सीक्वेंस है, ऑप्शन 2 वाली सीक्वेंस हमारी करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट एल्गोरिदम। कॉम्प्लेक्सिटी से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बार बार बोल चुकी हूँ, मिनिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने सारी शॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n²। नेक्स्ट वन, in C++ namespace define a scope for identifier that are used in a program। namespace basically identifier के लिए scope को define करता है, ठीक है। now next, which of the following statement is correct regarding void keyword in C++। void कीवर्ड से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन व्हेन इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, टू इंडिकेट एन एम्प्टी आर्ग्यूमेंट लिस्ट ऑफ अ फंक्शन। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं रिगार्डिंग void कीवर्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x = 33 yz। यहाँ पे आप बेसिकली पहले x की वैल्यू को डिफाइन करें, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को अप्लाई करके, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को अप्लाई करके और इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। इन C++ this operator is used along with object cin for reading input is known as extraction। तो ये जो सिंबल होता है used along with object cin for reading input is known as extraction। next one is which of the following statement is not correct regarding virtual function in C++। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वर्चुअल फंक्शन से, it must be a member of some class, करेक्ट नहीं है, इट इज़ एक्सेस्ड बाय यूजिंग सम पॉइंट्स, नहीं। तो ना ही तो स्टेटमेंट 1 ना ही स्टेटमेंट 2 कोई भी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग वर्चुअल फंक्शन। सो अगर हम बात करें वर्चुअल फंक्शन हमारा एक मेंबर फंक्शन होता है C++ के अंदर, बेस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन एक मेंबर फंक्शन होता है जो बेसिकली डिराइव्ड क्लास को रीडिफाइन करता है, उसके साथ ही वर्चुअल फंक्शन बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि डायनेमिक लिंकेज, उस फंक्शन के लिए डायनेमिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग को किस तरीके से परफॉर्म करना है। साथ में
वर्चुअल फंक्शन बेसिकली यूज़ किया जाता है सिंगल पॉइंटर के लिए, सिंगल पॉइंटर टू रेफर टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के सभी ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए सिंगल पॉइंटर यूज़ किया जाता है वर्चुअल फंक्शन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जॉइन ऑपरेशन इन एसक्यूएल। जॉइन ऑपरेशन कौन सा होता है? जॉइन इज एन ऑपरेशन यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन 1 और मोर कॉमन फील्ड्स बिटवीन देम। जी हाँ, बिल्कुल, रोज और हमारे जो टेबल्स हैं उन टेबल्स को मर्ज करने के लिए हम जॉइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, जो भी हमारी कॉमन फील्ड होती है उसके बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ DDL लैंग्वेज इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट। DDL, DML, TCL, यहाँ से भी हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो DDL स्टेटमेंट हमारी कौन कौन सी हैं? ऑल्टर DDL है, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये सभी कैसी हैं? DDL है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इंसर्ट की, तो इंसर्ट हमारी DDL नहीं है, दैट इज़ द DML। DML के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट आती हैं? इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, अपडेट, दीज आर द DML। TCL के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट आती हैं? TCL, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, और DCL के अंदर ग्रांट, रिवोक, ठीक है। तो इन सारी स्टेटमेंट्स को याद रखें, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट द केस ऑफ लेटर्स विच हेडर फाइल इन C++ इज टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। सो लेटर्स के केस को कन्वर्ट करने के लिए C type.h या फिर CC टाइप और C type.h का हम यूज़ करते हैं। इन C++ out of range index belong to synchronous type exception while keyboard interrupts are asynchronous exception। So option 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। bool data type is used to hold how many values। bool data type बेसिकली 2 वैल्यूज़ को स्टोर होल्ड करके रखता है, ट्रू और फॉल्स, आइदर 1 और 0, सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है bool data type। fstream base provide operation common to file stream। if stream provide input operation, off stream provide output operation, and fstream provide support for simultaneously input and output operation। next one, which of the following statement is a part of DML language in structured query language। DML का अभी हमने पढ़ा था, delete है। सो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं DDL, DCL, DML कमांड से। Which of the following statement is or are correct regarding count function in SQL of relational database management system। count से related इनमें से कौन सी statement हमारी correct है? count star is used to count the number of values in a column। जी नहीं, count star रिटर्न करता है टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेबल में, और वो साथ में डुप्लीकेट रोज को भी प्रिजर्व करता है, चाहे कोई नल वैल्यू हो उसको भी इंक्लूड करेगा, और हर एक रो को सेपरेटली काउंट करेगा। यानी कि काउंट स्टार में जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज आती हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेबल में उन सभी को काउंट करता है। काउंट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज, ये भी नहीं होगा। अगर हम काउंट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज दैट मैचेज एट अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जो भी स्पेसिफाई क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ रोज आएंगी मैच करके, यानी कि काउंट के लिए जो भी हमने कॉलम नेम दिया है उनसे रिगार्डिंग जितनी नंबर ऑफ रोज आएंगी उनको स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के साथ मैच करके तब नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। What is the cardinality and degree of a relation having 50 tuples or 20 attributes? So cardinality in a relation in a database management system, cardinality is the total number of tuples in a relation, and degree is the total number of attributes in a relation। So cardinality कितनी है? 50 होगी।
डिग्री कितनी होगी 20 होगी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। अगर कोई वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है तो उससे रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो सकती है। इट शुड हैव फास्टर लोडिंग टाइम, बिल्कुल। इट शुड हैव ब्राउजर कंसिस्टेंसी, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इट शुड बी क्लटर्ड। तो क्लटर्ड तो नहीं होगी, क्लटर्ड मीन्स सब कुछ मैशअप हो रखा हो, इंडिविजुअली हम बता ही ना सकें कि उसके अंदर लिखा क्या है, तो ऐसा तो नहीं होगा अगर वो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है तो। Now next question, what is the denormalization in relational database management system? So denormalization क्या होता है? Basically denormalization denormalization प्रोसेस को हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उस केस में हमारी रिडंडेंसी भी इंक्रीज होती है। denormalization इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रिडंडेंसी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट द नेम ऑफ रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशन एज पर गिवन ऑर्डर। सो ये ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? दिस इज प्रोजेक्शन, और ये मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली क्लास में आपको बताया भी था। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, और दिस स्मॉल एस दिस इज सिलेक्ट, सिलेक्ट करता है कॉलम्स को। रिलेशनल एल्जेब्रा में सिलेक्ट करते हैं हम कंडीशन को। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल स्कीमा। स्टूडेंट टेबल नेम, रोल नंबर प्राइमरी की, उसकी प्राइमरी की है, नेम, डीओबी, मार्क्स, जेंडर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वेरी इज इक्विवेलेंट टू दिस इन इंग्लिश। फाइंड द टपल्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स अबव 80। हमें वो टपल्स बतानी है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं। तो रिलेशनल एल्जेब्रा के अंदर जब हम क्वेरी लिखते हैं, एस से रिप्रेजेंट किया, एस यहाँ पे आएगी पहले कंडीशन, मार्क्स ग्रेटर देन 80, दिस इज सिलेक्ट, कंडीशन क्या है, एंड साथ में यहाँ पे आएगा टेबल नेम, एस टेबल नेम, एस कंडीशन एंड हेयर टेबल नेम। तो ऑप्शन 1 के अंदर सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज ऑल्सो नोन एज वेबसाइट्स। वेबसाइट्स और साइट्स, अगर खाली साइट्स लिखा मिले तो भी आंसर होगा, वेबसाइट्स लिखा है तो भी आंसर होगा। ईच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज नोन एज वर्कबुक। हर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक, क्योंकि बुक की तरह उसमें शीट्स होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प्स टू एनहांस अवर प्रेजेंटेशन विद। माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी के अंदर हम अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं? पिक्चर एंड चार्ट्स, बिल्कुल। साउंड इफेक्ट, जी हाँ। टेबल, जी हाँ। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट अगर हमें करना है तो Ctrl+R शॉर्टकट की। विच की ओपन है गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर गो टू विंडो Ctrl+G, ऑप्शन ए। द सिलेक्टेड टेक्स्ट font in Microsoft document will dash on pressing Ctrl+ स्क्वायर ब्रैकेट्स की। अगर हम इस की का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इंक्रीज बाय 1 पॉइंट। जो हमारा टेक्स्ट होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट, उसको 1 पॉइंट से इंक्रीज कर देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू ब्रेक अ पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपको पेज को ब्रेक करना है, प्रेस Ctrl+Enter, Ctrl+Enter। What is the tag in HTML? HTML के अंदर टैग क्या है? It contain information about web page। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन 1 ही होगा। Which of the following statement is or are correct regarding SQL? The data type float can hold number with decimal point। जी हाँ, बिल्कुल। The data type big int occupy 16 byte, ये false होगा। big int बेसिकली 8 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। कितनी बाइट को? 8 बाइट को। फ्लोट 4 बाइट को।
ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिलेशन। रिलेशन हमारा क्या होता है? टेबल, टपल रो को बोलते हैं, एट्रीब्यूट कॉलम्स, डोमेन वैल्यू। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट रिगार्डिंग टाइटल टैग। टाइटल टैग से रिगार्डिंग हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दिस टैग ऑलवेज गोज आउटसाइड द हेड, जी नहीं। दिस टैग इज यूज टू इंडिकेट द टाइटल ऑफ वेब पेज, करेक्ट है। इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय सर्च इंजन, दिस इज अगेन करेक्ट। स्टेटमेंट 2 and 3 both statements are correct. Now next question. In Microsoft PowerPoint, background image can be added for all the slides by editing which slide? अगर आप background में image add करना चाहते हैं with the help of slide master. Which of the following is false with reference to static website? Static website के reference में कौन सी statement false है? Content change at run time. आप कंटेंट को रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट आपकी false है। नो इंटरेक्शन, करेक्ट है। सम कंटेंट इज लोडेड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड, येस दिस इज लोडेड एट फास्टर स्पीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम हैज रेजोल्यूशन 640 क्रॉस 480 देन व्हाट इज द साइज ऑफ रिफ्रेश बफर इन किलोबाइट इफ सिस्टम स्टोर 14 बिट्स पर पिक्सल? जब भी आपको रिफ्रेश बफर अगर पूछा जाता है तो जो रेजोल्यूशन दिया है 640 मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई 14, अब यहाँ पे क्या दिया है? बिट्स पर पिक्सल, और आंसर किस में है? बाइट्स में। तो इसको आप बाइट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 8 करेंगे, और अगर आप डिवाइड बाय 8 करते हैं तो आंसर क्या आता है? कैलकुलेट करते हैं एक बार। 640 मल्टीप्लाई 480 मल्टीप्लाई 14, 4300.8, साथ में डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि किस में पूछा है? किलोबाइट में पूछा है, ठीक है। किलो में पूछा है तो केबी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, और तो यहाँ पे आपका आएगा 4300.88, लेकिन डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डिवाइड बाय 8 करते हैं, अगर हम डिवाइड बाय 8 करते हैं 4300.800 डिवाइड बाय अगर 8 करते हैं तो हमारा 537 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, जो कि इनमें किसी में भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे बिट्स दिया था, यहाँ पे बाइट्स दिया है, तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए जब डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये आंसर आपका नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ बाइट्स में ही दिया होता, या तो यहाँ पे भी बाइट्स में दिया होता 14 बाइट्स पर पिक्सल, या फिर यहाँ पे भी किलो बिट्स दिया होता, तो आपका यही आंसर होता, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट होता? 4300.8 4400 के इक्वल होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन होने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एनपीसी कंप्लीट प्रॉब्लम? सो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हमारी कौन सी नहीं है इनमें से? क्लिक प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट होती है, टीएसपी ये भी, हैमिल्टोनियन साइकिल ये भी, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम हमारी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट रेड ब्लैक ट्री? रेड ब्लैक ट्री से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एवरी नोड इज आइदर रेड और ब्लैक, जी हाँ बिल्कुल। अगर रेड ब्लैक ट्री है तो या तो हर नोड रेड कलर का होगा या फिर ब्लैक कलर का होगा। एवरी लीफ नोड इज रेड, जो भी लीफ नोड है वो हमेशा रेड नहीं होंगे, वो ऑलवेज ब्लैक होंगे। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। व्हेन ए नोड इज रेड एंड बोथ इट्स चिल्ड्रन आर ब्लैक, अगर नोड हमारा कोई भी नोड रेड है तो उसके जो चाइल्ड होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। इफ एन इमेज हैज हाइट ऑफ 4 इंच एंड एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 3:2 देन व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ एन इमेज? तो इमेज की विड्थ क्या रहेगी? तो रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो क्या दिया है? 3:2, एस्पेक्ट रेशियो क्या दिया है? 3:2। इसके अंदर 3 हमारा क्या होता है? विड्थ, 2 हमारा क्या होता है? हाइट, और हमें हाइट दी है 4 इंच। तो 3/2 इक्वल टू
विड्थ हमें बतानी है x, सपोज विड्थ x या फिर w से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं w डिवाइड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, w की वैल्यू निकालनी है 2w इक्वल टू 4 3 12, w इक्वल टू 6, तो विड्थ क्या आएगी आपकी 6 इंच। एस्पेक्ट रेशो, और एक क्वेश्चन शायद एस्पेक्ट रेशो से भी पूछा गया है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट बी ट्री ऑफ ऑर्डर m। अगर हमारे पास बी ट्री है, ऑर्डर m है, तो उससे रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट क्या रहेगी। ए नोड इज फुल इफ इट हैज़ m-1 कीज। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, m-1 की होंगी अगर कोई नोड फुल है तो उसके अंदर, ठीक है। द इंटरनल नोड एक्सेप्ट द रूट हैव एटलीस्ट m/2 चाइल्ड नोड। इंटरनल नोड, रूट नोड को छोड़ के बाकी के जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे उनके अंदर कितने मैक्सिमम चाइल्ड नोड हो सकते हैं, m/2 सीलिंग फ्लोर। नेक्स्ट, द रूट हैज़ एटलीस्ट 2 चाइल्ड नोड एंड एटमोस्ट m चाइल्ड। रूट नोड के मैक्सिमम हमारे पास m चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 से कम 1 चाइल्ड हो बी ट्री के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम 2 चाइल्ड तो होंगे ही होंगे, मैक्सिमम m चाइल्ड हो सकते हैं। लीफ नोड आर नॉट एट सेम लेवल, ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी ट्री के अंदर जितने भी लीफ नोड्स होंगे वो हमारे सारे के सारे सेम लेवल पे होंगे, सारे के सारे सेम लेवल पे होंगे, क्योंकि जब भी हम किसी नोड्स को इंसर्ट कराते हैं बी ट्री के अंदर, तो जब ओवरफ्लो की कंडीशन आती है, जो भी हमें ऑर्डर दिया है तो ऊपर की तरफ स्प्लिट करता है। लीफ नोड हमेशा एक लेवल पे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी टाइप नहीं है, स्टार, रिंग, हाइब्रिड, सिंगलटन नेटवर्क नहीं है। नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन नंबर। कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस ऐसे होंगे जिनकी डिग्री ओड है, वो ओड नहीं होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, इवन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओड डिग्री वाले वर्टिसेस ग्राफ के अंदर हमेशा कितने होंगे, इवन होंगे। कितने होंगे, इवन होंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा ग्राफ है, इसकी डिग्री कितनी है 3 1 1 2 2, तो यहाँ पे कितनी डिग्री है, कितने नोड्स ऐसे हैं जो कि ओड डिग्री वाले हैं, 2। या फिर आप हमारी जो थ्योरम है हैंड शेकिंग थ्योरम नहीं, क्या नाम है उसका, summation of degree of all the vertices equal to twice of edges, ठीक है। तो इस थ्योरम के बेसिस पे भी आप याद रख सकते हैं, या फिर हैंड शेकिंग थ्योरम की हेल्प से जब हम निकालते हैं तो भी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, और ये स्टेटमेंट हमारी हमेशा करेक्ट होती है। जो भी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे ग्राफ के अंदर ओड डिग्री वाले, वो हमेशा इवन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी बफर विच स्टोर्स द इमेज डेफिनेशन इज नोन एज, दैट इज नोन एज फ्रेम बफर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मेट ऑफ ग्राफिक, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, वेव फॉर्मेट नहीं है, दिस इज ऑडियो फॉर्मेट, दिस इज ऑडियो फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मल्टी डायरेक्शनल, जी नहीं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, हाफ डुप्लेक्स हमारा बाई डायरेक्शनल होता है लेकिन मल्टी डायरेक्शनल नहीं होता, ऑप्शन 4 होगा। What is the resolution of 2 inch cross 2 inch image which has 512 cross 512 पिक्सल। तो अगर आपको रिजोल्यूशन निकालना है तो 512 डिवाइड बाई 256 पिक्सल पर इंच, 256 पिक्सल पर इंच। आइदर रो और कॉलम, आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ, एस्पेक्ट रेशियो किस किस का रेशियो होता है, विड्थ और हाइट का, ना कि हाइट विड्थ का। तो ध्यान रखना है
दो क्वेश्चन एस्पेक्ट रेशियो से पूछे गए हैं। हाउ मैनी फॉर्म्स कैन वी हैव ऑन ए वेब पेज एट मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी वेब पेज फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू रिगार्डिंग OSI लेयर्स इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। OSI लेयर से एक क्वेश्चन, OSI मॉडल से हर बार कोई एग्जाम हो एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सेशन लेयर प्रोवाइड मीन्स ऑफ स्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग ए सेशन बिटवीन टू एंड यूजर, बिल्कुल करेक्ट है, सेशन लेयर का यही मेन काम है। डेटा लिंक लेयर सेटअप ए लॉजिकल पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जी नहीं, ये तो नहीं है डेटा लिंक लेयर का, तो ओनली वन स्टेटमेंट ही हमारी ट्रू होगी। नेक्स्ट, कंसिडर ए मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय एन एरे। मैक्स हीप हमेशा कैसे जनरेट करते हैं, मैक्स हीप को हम लेयर वाइज फैशन में जनरेट करते हैं, लाइक 23, उसके बाद 17, देन 14, देन 6, 13, 10, 1 एंड देन 5। लेयर वाइज फिल करना शुरू करते हैं, किसी भी लेयर को छोड़ते नहीं हैं, इस तरीके से लेयर वाइज हम डेटा को फिल करते हैं इन केस ऑफ हीप डेटा स्ट्रक्चर। और अगर हमारे पास है मैक्स हीप, तो मैक्स हीप के अंदर जो रूट नोड होगा, मैक्स हीप के अंदर जो रूट नोड होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसकी की वैल्यू मैक्सिमम होगी अपने चाइल्ड नोड से, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी हर जगह फॉलो होती है सब चाइल्ड पे भी, यानी कि अगर हम बात करें 14 की, तो 14 की वैल्यू जो होगी डेटा वैल्यू वो उसके चाइल्ड नोड से बड़ी होगी, 17 की डेटा वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से बड़ी होगी, 6 की डेटा वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से बड़ी होगी। यानी कि इससे बड़ी डेटा वैल्यू अगर रूट नोड हुआ या कोई भी नोड है, अगर उसका कोई सब चाइल्ड है, सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हम 2 वैल्यू करते हैं, तो वो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को वॉयलेट करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ द वैल्यू 20 इज इंसर्टेड इनटू दिस हीप, तो 20 कहाँ इंसर्ट होगा, जहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट खत्म हुआ है उसके बाद जो भी खाली जगह है वहाँ पे 20 एलिमेंट आ गया। लेकिन क्या 20 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, जी नहीं। क्यों नहीं है करेक्ट पोजीशन पे, क्योंकि 20 बड़ा है और 6 छोटा है, 20 बड़ा है 17 छोटा है। तो उस केस में हम बेसिकली पोजीशन को चेंज करते हैं, हिप्पीफाई को कॉल करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस तो हम इलैबोरेट नहीं कर सकते, तो स्वैप करेंगे, 6 नीचे आएगा, 20 ऊपर जाएगा। क्या अब प्रॉपर्टी ठीक है, अब भी ठीक नहीं है, 17 छोटा है 20 बड़ा है, तो 20 को फिर से स्वैप करेंगे 17 के साथ, 70 यहाँ पे आएगा। अब हमारा ट्री का जो हीप ट्री का जो क्राइटेरिया है वो करेक्ट है, क्योंकि जो मैक्स हीप है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, उसके जो चाइल्ड नोड होंगे उनकी वैल्यू उस रूट नोड की डेटा वैल्यू से कम होगी। तो अब हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, सीक्वेंस भी आपको किस तरीके से लिखनी है, लेयर वाइज मैनर में, 23, 20, 14, 17, 13, 10, 1, 5, 6। तो आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन 3 में यही सेम सीक्वेंस दी हुई है। इस तरीके से आप मैक्स हीप को जनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is or true regarding switch techniques in data communication? Data communication में switch technique से regarding कौन सी statement हमारी true है? In circuit switching, a dedicated path is identified between sender and receiver, बिल्कुल करेक्ट है। In packet switching, each information to be transmitted between sender and receiver is broken down into smaller packets. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्विचिंग से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और स्विचिंग को हमने MCQ सीरीज़ में किसी एक क्लास में डिस्कस भी किया था अच्छे से, तीनों टाइप की स्विचिंग को, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, message switching. Next one is, if multiple bits per pixel are used to store an image, the frame buffer is also known as pixmap. Frame buffer is also known as pixmap. If complete graph have n nodes, then it will have how many edges? अगर complete graph दिया है kn, complete graph है तो उसके अंदर maximum कितने number of edges होंगे, n into n minus 1/2, n into n minus 1/2 in case of complete graph with n vertices, complete graph with n vertices. So option 1 will be the correct answer. Next question,
क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन विच एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक। क्विक शॉर्ट किस पे बेस होती है? डीसीसी, डिवाइड कॉन्क्योर एंड कंबाइन। क्विक शॉर्ट किस पे डिफाइन होती है? डिवाइड कॉन्क्योर एंड कंबाइन, डीसीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमेज मैप इन HTML? HTML के अंदर इमेज मैप क्या है? इट इज अ स्पेशल इमेज इन विच डिफरेंट एरिया पॉइंट्स टू डिफरेंट लोकेशंस ऑन वेबसाइट, ऑन वेब पेजेस। जी हाँ, बिल्कुल। इमेज मैप क्या है? HTML में स्पेशल इमेज है जहाँ पे हम डिफरेंट एरिया, जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके डिफरेंट लोकेशंस को मैप करते हैं डिफरेंट एरियाज पे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट? सॉफ्टवेयर अपडेट का दूसरा नाम क्या है? पैचिंग, ऑप्शन ए। व्हाट आर हनी पॉट सिस्टम? हनी पॉट सिस्टम क्या है? दे आर डिकॉय सिस्टम टू अट्रैक्ट अटैकर्स इन ऑर्डर टू लर्न देयर टैक्टिक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डेटा डिक्शनरी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा डिक्शनरी से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? डेटा डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ डेफिनेशन, रूल्स एंड एडवाइजरीज ऑफ डेटा डिजाइन टू बी यूज्ड एज अ रेफरेंस विद डेटा वेयरहाउस। करेक्ट है। डेटा डिक्शनरी इज द एरिया ऑफ मेमोरी अलोकेटेड फॉर डेटा स्टोरेज। जी नहीं, सो ओनली वन स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टी? एक क्वेश्चन यहाँ से कोई एग्जाम हो एसिड प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है। एसिड एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, तो बाकी तो तीनों सही है, इंस्टेंस नहीं होगा, आइसोलेशन होगा। नेक्स्ट वन, डैश इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग कंट्रोल एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट फॉर एक्सट्रैक्टेड प्रोग्राम। Sandboxing. Sandboxing is a way of providing control execution environment for extracted programs. Which of the following statement is or are correct regarding single row function in SQL? सिंगल रो फंक्शन SQL के अंदर उससे रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इंसर्ट इज ए न्यूमेरिक फंक्शन। जी नहीं। राउंड न्यूमेरिक फंक्शन होगा। लेंथ कैरेक्टर फंक्शन होगा। सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। In structured query language, what is the group by clause? In structured query language, group by clause, it group the rows together that contain the same values in a specified column. जी हाँ, ग्रुप बना देगा according to this column, उसके अंदर जो जो same values हैं उनकी। What is the full form of FOPL? FOPL in case of artificial intelligence, FOPL stands for first order predicate logic. First order predicate logic. इसको हम discrete maths में भी study करते हैं। Which of the following is not an element of database? Database का इनमें से कौन सा element नहीं है? Relationship, constraint, schema, front end नहीं है पूछा है तो वही हमारा आंसर है। How many entities are associated in quaternary relationship in ER? क्वार्टरनरी तो कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी? 4। ठीक है। नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. व्हाट इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट include the methodology, technology and capability that help an enterprise to manage customer relationship. Option 1. Dash is an act of disguising a communication from an unknown source as being a trusted source. That is spoofing. Spoofing is the act of disguising a communication from an unknown source as being a trusted source. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? That is spoofing. Dash act as interface between domain expert and expert system. डोमेन और एक्सपर्ट के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? इंटेलिजेंट एडिटर. ठीक है। What is the self join in database management system? Self join यानी कि अपनी खुद की टेबल से ज्वाइन करना. In a self join table is joined to itself. Option 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल? इनमें से डेटाबेस मॉडल कौन सा नहीं है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, नेटवर्क होता है, रिलेशनल होता है, इनहेरिटेंस मॉडल नहीं होता. कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ. व्हाट इज द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री? मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हमें वेट बताना है.
कितना होगा। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री और उसका वेट बताना है। यानी कि हम एक स्पैनिंग ट्री बनाएंगे विद मिनिमम वेट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले उसके लिए शॉर्टकट याद रखना कैसे करना है आपको, जो मिनिमम वेट वाला एज है उसको कंसीडर करना शुरू कर दो, यानी कि उस एज को आपको रखना है, 5 वाला होगा। लेकिन स्पैनिंग ट्री की एक कंडीशन होती है, सबसे पहला तो वो ट्री होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उस ग्राफ में वो सारे कवर होने चाहिए। और ट्री होगा तो कनेक्टेड होगा, असाइक्लिक होगा, फ्री फ्रॉम साइकिल होगा और साथ में ग्राफ भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी तक इसमें। यानी कि आपको ध्यान रखना है जिस एज को आप कंसीडर करना शुरू करेंगे वहाँ पे आपके पास साइकिल नहीं बननी चाहिए और सारे वर्टिसेस को कंसीडर करना है। 5 के बाद उससे बड़ा कौन सा है, 10, ये भी ले लेंगे। 15 को ले लिया, अभी तक साइकिल नहीं बनी ना, नहीं बनी। अब अगर 20 को लेते हैं, 20 वाले एज को, तो इसको हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको हमने लिया तो साइकिल बन जाएगी। 25 इसको हमने लिया तो इधर की तरफ साइकिल बनेगी। देन 30 को अगर लेते हैं तो अभी तक तो कोई साइकिल नहीं है क्योंकि हमें पी को भी तो लेना है ना। 40 को लेने की ज़रूरत नहीं है, 40 को अगर हम लेंगे तो फिर से साइकिल बन जाएगी। तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या बना, P to Q to R to T to S। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना। वेट क्या रहा, 30, 5, 15, 10। 30 + 5 + 15 + 10, 35, 45, 50, 60। So total weight of minimum spanning tree that is 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL। वेब डेवलपमेंट में SSL की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, एनी 2 नंबर्स कैन बी एडेड टुगेदर। एनी 2 नंबर, क्या बोल दिया, एनी, कोई भी 2 नंबर, तो उसके लिए कोई भी है तो फॉर ऑल x फॉर ऑल y, इन दोनों नंबर को हमने ऐड किया है और वो दोनों नंबर ऐड होने के बाद हमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। कुछ के लिए देयर एग्जिस्ट, और उसके लिए हमने ऑपरेंड ले लिया x, यानी कि x + y, किसी भी 2 नंबर को, किन्हीं भी 2 नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ x मिलेगा। तो दिस इज द राइट फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एक्सप्रेस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ये हमारा सिंबल होता है ऑपरेट फॉर ऑल के लिए। दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर फॉर सम के लिए यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को, और फॉर ऑल के लिए इस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्प प्रोग्रामिंग इज लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोसेस। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, उसके केस में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, पहले आप डाटा को एक्विजिशन करेंगे, डाटा को लेंगे, देन फीचर एक्सट्रैक्शन होगा, देन मैच करेंगे एंड देन क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सो यही हमारी करेक्ट सीक्वेंस होती है इन केस ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोसेस। पहले हम सेम टाइप के पैटर्न्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, देन उस पर फीचर अप्लाई करेंगे कि हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, और फिर मैच करेंगे कि कौन से मैच हो रहा है, देन उसको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे कि ये वाला पार्ट इसमें जाएगा, ये पिक्चर इसमें जाएगी, ये पिक्चर इसमें जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली टेक्निक्स हैं हमारी डेटा साइंस की। Now next one, the frequency which is used for transmission of signal from the satellite to earth station receive is known as, that is downlink frequency. Frequency which is used for transmission of signal from the satellite to earth station receive is known as downlink frequency. Next one is Newton-Raphson method is used to compute a root of the equation. This one with 1 is initial value, approximate value after 1 iteration, तो वो हमारी रहेगी। अगर हम बात करें पूरे प्रोसेस को अप्लाई करने की तो न्यूटन रैप्सन मेथड काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। यहाँ से इन्होंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्यों दिया है कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे पहले हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ता है ये इस इक्वेशन का, तो d/dx निकालेंगे पहले। d/dx
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 9, यहाँ से क्या मिलेगा 2x प्लस 4, और इनिशियली क्या वैल्यू है हमारी 1 है। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद हमें बतानी है, यानी कि f ऑफ x0 और f डैश x0 वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इटरेशन पे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 9, यहाँ से हमें मिलेगा -4, और 2 इंटू 1 प्लस 4, यहाँ से हमें मिलेगा 6। अब हम निकालेंगे x1 हमें निकालना है, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन बताना है। तो x1 जब हम निकालेंगे x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाई f डैश x0, तो x0 क्या है 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 6, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 2/3, यहाँ से आपको मिलेगा 1.66, जबकि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1.57। तो इन्होंने कैसे सॉल्व किया है मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। वहीं पे ये हो सकता है कि नियर बाय जो आंसर है वो ये है। अगर हम नियर बाय अप्रोक्सीमेट आंसर की बात करें तो 1.528 कहीं ना कहीं कम है एज़ कम्पेयर टू 1.571 रिगार्डिंग 1.666। ठीक है। Now next question, an image may be defined as two-dimension function f of x y where x and y are coordinates and amplitude of function is called intensity of an image at point x y। ठीक है, अगर 2D फंक्शन है, हमारी कोई इमेज है, उसके अंदर एक्स वाई क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, और एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन हम किसे कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Dash computing is a model in which components of a software system are shared among multiple computers. That is distributed computing. So distributed computing is a model in which components of a software system are shared among multiple computers. Full form of MIST, multiple instruction single data, multiple instruction single data, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस बेसिकली हम स्टडी करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि किस किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं और डेटा को ले सकते हैं। Dash is loosely coupled and dash is tightly loosely distributed processing is loosely coupled and parallel processing is tightly coupled. Ranga-Kutta method is used for ordinary differential equation. Ranga-Kutta method is used for ordinary differential equation. Which of the following is not an example of distributive computing? Distributive computing का कौन सा example नहीं है? That is parallel computing नहीं है। इंटरनेट होगा, मोबाइल नेटवर्क, लैन नेटवर्क, ये सभी होंगे। What is axon in neural network? न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्सोन क्या होते हैं? It is a long cylindrical connection that carries impulses from neuron. ठीक है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कनेक्शन होता है जो कि न्यूरॉन से इम्पल्सेस को कैरी करता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोन। ये बेसिकली न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। डैश इज एन इमिटेशन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम, दैट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन इज एन इमिटेशन ऑफ डायनेमिक ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइफर मोड इन क्रिप्टोग्राफी? साइफर मोड कौन सा नहीं है? साइफर फीडबैक मोड होता है, साइफर ब्लॉक चेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, स्टेम साइफर मोड हमारा नहीं होता क्रिप्टोग्राफी में। व्हाट इज़ द न्यूरॉन इन न्यूरल नेटवर्क? न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन हमारी एक स्मॉल सेल होती है दैट रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू अदर न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी एक स्मॉल सेल होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव करती है अलग अलग सोर्सेज से और उसको ट्रांसमिट करती है अदर न्यूरॉन्स को in form of electrical impulses. Routing algorithm which do not base their routing decision on measurement or estimate
of the current traffic and topology belong to which category? Non-adaptive algorithm. Routing algorithm do not base their routing decision on measurement or estimate of their current traffic. जब वो करंट ट्रैफिक को एस्टिमेट करती है और जो राउटिंग डिसीजंस हैं उनको मेज़र करती है, तो उस केस में हमारी राउटिंग एल्गोरिदम कौन सी होती है? नॉन अडप्टिव। राउटिंग एल्गोरिदम बेसिकली दो टाइप की होती है, अडप्टिव, नॉन अडप्टिव। उनके अंदर अलग अलग पार्ट्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमुलेशन एंड मॉडलिंग? सिमुलेशन और मॉडलिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर, लॉजिकल गेट, ये सिमुलेशन और मॉडलिंग के एग्जाम्पल हैं, जबकि कंप्यूटर टेबल हमारा सिमुलेशन का एग्जाम्पल नहीं है। सेंडिंग इनकमिंग पैकेट्स टू एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन इट अराइव्ड is known as, that is flooding. Sending incoming packets to every outgoing line except that one is arrived. जहाँ से आया है सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सभी के पास अगर उस पैकेट को सेंड किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्लडिंग। द प्रोसेस which digitized amplitude value of the image during digital conversion of an image is also known as, that is quantization. क्वांटाइजेशन हमारा प्रोसेस होता है विच डिजिटाइज्ड एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ इमेज ड्यूरिंग डिजिटल कन्वर्जन ऑफ एन इमेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा माइनिंग लैंग्वेज? आर लैंग्वेज डेटा माइनिंग है, पाइथन वेका टूल ये भी हमारा डेटा माइनिंग टूल है, बेसिक लैंग्वेज हमारी डेटा माइनिंग नहीं है। डैश इज द साइंस ऑफ कंप्यूटर्स डीलिंग विद लैंग्वेज। Computational linguistic is the science of computers dealing with language. Which of the following statement is true regarding cryptography? क्रिप्टोग्राफी से regarding कौन सी statement correct है? Cipher text is encrypted text transformed from plain text using encryption algorithm. बिल्कुल correct है। According to Kirchhoff's principle, all algorithm must be private and only the keys are secret. ऐसा नहीं है। सो ओनली वन स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा माइनिंग टेक्निक? प्रेडिक्टिव मॉडलिंग डेटा माइनिंग टेक्निक है, डेटाबेस सेगमेंटेशन, लिंक एनालिसिस, इवेल्युएशन इज नॉट ए डेटा माइनिंग टेक्निक। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। दो क्वेश्चंस के आंसर में मुझे डाउट लग रहा है, आप भी एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा से कैलकुलेट करें एंड देन मुझे अगर फिर भी फर्दर आप में से किसी स्टूडेंट की किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर सेशन पसंद आया है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। और बहुत कम टाइम बचा हुआ है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करने का, तो इसीलिए फास्टली रिवाइज़ करें। जितना कम टाइम बचा है इस टाइम में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टडी पे फोकस करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।